बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कनाडा बेस्ड एक नौजवान से जो एक सिविल इंजीनियर भी हैं और वो पीएचडी भी कर चुके हैं। ये क्रैश मॉडलिंग और एनालिसिस के एक्सपर्ट हैं और रोड सेफ्टी में इनको 11 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है। वो पीसीजी एडमिन जनाब सलीम अजहर साहब के साहबजादे हैं। आज के मेहमान हैं डॉक्टर इंजीनियर ताहा सलीम साहब। इनका ददिहाल मलाक महंगांव है। इनके चाइली कनेक्शन की डिटेल्स आगे प्रोग्राम में हम उन्हीं की जबानी सुनेंगे इंशाअल्लाह। ताहा साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में बतौर मेहमान खैर मकदम है। खुश आमदीद। थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे बुलाने के लिए इस प्रोग्राम में। अपने सबसे पहले अपने चाइली कनेक्शन के बारे में तफसील से बताएं प्लीज। बिल्कुल बताते हैं। आपने शुरुआत तो की थी थोड़ी बहुत, पर मैं बताता हूँ आपको। हमारे दादा थे अख्तर खालिक साहब, वो महंगाव से उनका ताल्लुक था, महंगाव से थे वो। हमारी दादी जो थी वो बड़े गांव से थी। फिर हमारी नाना जो है डॉक्टर तौसीफ हाशमी, वो भी बड़े गांव से हैं, वो भी हयात है माशाल्लाह। हमारी नानी जो है मिस शमा तौसीफ, वो गोदाम से थी। फिर जो मेरी वाइफ है उनके दादा अजीज अहमद जाफरी साहब, वो भी महंगाव से हैं। और हमारे जो वालिदैन हैं, वालिद और वालदा, वो दोनों पाकिस्तान में पैदा हुए और हम भी पाकिस्तान में पैदा हुए। तो दादा दादी और नाना नानी से कनेक्शन बनता है चाइल्ड का। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के सवालों के लिए मैं आवाज दूंगा सुम्बुल बाजी को। सुम्बुल बाजी। डॉक्टर ताहा, आपका इसमें प्रोग्राम में खैर मकदम है, वेलकम है। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप माशाल्लाह पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग में हैं, तो आपने आप एजुकेशनल जर्नी के बारे में और फिर आपका माशाल्लाह प्रोफेशनल करियर भी एक ड्रीम है किसी भी नौजवान के लिए, उसके बारे में थोड़ा हम लोग को बताइए। चलिए पहले बात करते हैं एजुकेशनल करियर के बारे में, शुरुआत से कहाँ से शुरू हुआ। तो इसकी इब्तदा पाकिस्तान में हुई थी कि इन्होंने पाकिस्तान में अपनी शुरुआत की, स्कूलिंग की अपनी, और वहाँ से ओ लेवल्स हमने खत्म किया था। जीसी ओ लेवल्स होता था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज होता है, तो ओ लेवल्स मुकम्मल किया। और फिर हम लोग कनाडा आ गए थे सन 2005 में। जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे हमने फिर ग्रेड 12 में एडमिशन लिया, हाई स्कूल में, 12वीं जमात में। तो ग्रेड 12 यहाँ से मुकम्मल की 2006 में। और 2005 में फिर ये होता है कि जब यहाँ का ग्रेड 12 में होते हैं तो सितंबर 2006 से शुरू की यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए फिर दिसंबर 2005 में एप्लीकेशन डालनी होती है। तो मेरा हमेशा से था कि मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाना है। मुझे हमेशा से जहाज़ों का बहुत शौक था शुरू से, तो मेरा प्लान पूरा था कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाना है और वही करनी है। तो जब टाइम आया अप्लाई करने का, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है उसमें नहीं होती। तो खैर हमने एप्लीकेशन डाली थी एक रायरसन यूनिवर्सिटी में, एक कार्ल्टन यूनिवर्सिटी में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए। और फिर यह था कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में भी एप्लीकेशन डाल देते किसी चीज़ में, तो वहाँ डाल दी हमने सिविल इंजीनियरिंग में। वो हमारे अब्बू के सिविल इंजीनियरिंग की, तो उसमें वो डाल लेते हैं वहाँ पे भी किसी चीज़ में डालने के लिए। तो इत्तेफाक की बात ये हुई कि दिसंबर में जब हमने डाला एप्लीकेशन सारी, तो टिपिकली यूनिवर्सिटी वाले आपको ऑफर देते हैं फरवरी मार्च में आके, जब आपका पहला सेमेस्टर खत्म हो जाता है 12वीं जमात का। मुझे दिसंबर में ही एरोस्पेस इंजीनियरिंग की दोनों के ऑफर आ गए, एडवांस ऑफर्स। तो बड़ा खुश थे, चलो ऑफर आ गया, ये करना है, ये करेंगे अब। फिर भी ताकि चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं आगे कुछ मूड चेंज हो जाए, प्लान चेंज हो जाए, क्योंकि आपको ऑफर एक्सेप्ट करनी होती है आई थिंक अप्रैल या मई तक, ये टाइम टिल दैट पॉइंट, तो आपने उसको एक्सेप्ट करनी होती है। तो हम वेट करते रहे। फिर अचानक से ये हुआ कि जनाब मार्च में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से फोन आता है मुझे, और उन्होंने पूछा भाई कि आपने कोई ऑफर एक्सेप्ट किया अभी तक? मैंने कहा नहीं, अभी तक नहीं किया, अभी सोच रहे हैं, और जिसमें मुझे जाना है मुझे उसकी ऑफर आ चुकी है कि नहीं। तो मैं बोला ठीक है, हम आपको एक लेटर भेजते हैं, उसका पढ़िएगा, फिर हम बात करेंगे आगे। तो खैर उनका खत आया, तो उन्होंने हमें बुलाया डिनर पे कि आप और आपके वालिदैन को लेके यू आर इनवाइटेड टू अ डिनर विद द डीन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, वो आपसे फिर आगे बात करेंगे। तो खैर हम वहाँ गए, पता चला कि आई वाज द टॉप एप्लीकेंट इन सिविल इंजीनियरिंग वहाँ पे। तो उन्होंने पूरा डिनर किया, उन्होंने बात में ऑफर हाथ में दी, प्रेजेंट की डीन ने खुद के, वी वांट यू, नाउ इट्स योर चांस टू से यस, और स्कॉलरशिप के साथ। तो वहां पे पूरा पासा पलट गया, बोला एरोस्पेस गई छोड़ें, सिविल इंजीनियरिंग करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने इज्जत दी तो अब यही आना है। बस ये हुआ। तो फिर वहां से सिविल इंजीनियरिंग में शुरू की, यूएफटी में पढ़ाई शुरू हुई सिविल इंजीनियरिंग की। अब सिविल इंजीनियरिंग जो है आप जानते हो, ये एक बड़ी वास्ट फील्ड है। इसमें अंदर आपकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आती है, इसमें अंदर आपकी वाटर रिसोर्सेज आते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आती है, और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी आती है, जिसपे मैं बताऊंगा आपके कैसे हुआ।
तो पहले जो 2.5 साल होते हैं आपके, वो तो होते हैं प्रीटी मच स्टैंडर्ड कि हर कोई ना एक ही कोर्स कर रहा होता है, सारे सब बच्चे। और आखिरी 1.5 सालों में फिर आप जो है कुछ कोर्सेज अपने चूज करते हैं जिसमें आपने स्पेशलाइज करना है अंडर ग्रेजुएट में। तो उस वक्त ये था कि मेरा था, जब पढ़ाई शुरू हुई तो स्ट्रक्चर तो मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या है, समझ की बहुत सारी मैनुअल्स पढ़ो, गाइड्स पढ़ो, क्या हो रहा है ये। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी फील्ड थी कि जो कि आप समझे रियल लाइफ से आप अपने उसको आप देख सकते थे, हर चीज रियल लाइफ में देखते हैं, आपकी कंजेशन हो रही है, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं जिनको आपने हल करना है। तो फिर मैंने ट्रांसपोर्टेशन चूज किया उस वक्त। अब ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग और रोड सेफ्टी जो है, समझे आप, दो बड़े उसके विंग्स हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में इशू ये था कि रोड सेफ्टी इतना ज्यादा नहीं था वहां पे मामला, वहां पे ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग पे जोर था। तो एक प्रोफेसर होते थे डॉक्टर इजरा हावर, उनको कहते हैं फादर ऑफ रोड सेफ्टी यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में। मतलब उन्होंने ये सब शुरू किया था, सारी मॉडलिंग, क्रैश एनालिसिस वगैरह, उसके वो ही वाज द पायनियर बोलिए। तो वो रिटायर होते यूएफटी से 1996 में। तो वो एक सेमिनार में दे रहे थे वहां पे, तो उनसे मुलाकात हुई और समझ आया रोड सेफ्टी मतलब अच्छा टॉपिक है, इस पर आगे करना चाहिए। मुझे मास्टर्स मैंने करना है रोड सेफ्टी में, करूंगा मास्टर्स ऑफ। तो मास्टर्स के लिए फिर मालूम किया था, जो मेरे सुपरवाइजर थे डॉक्टर भगवान प्रसाद, वो उनकी स्टूडेंट थे रायसेन यूनिवर्सिटी में, उनसे बात हुई, उनके थ्रू मास्टर्स किया। तो फिर अंडर ग्रेजुएट खत्म हुआ 2010 में, फिर मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंस शुरू किया रोड सेफ्टी सिविल इंजीनियरिंग में, वो खत्म हुआ 2012 में। अच्छा, उस वक्त तक मेरा पीएचडी करने का कोई इरादा नहीं था। पीएचडी का था कि भाई मास्टर्स कर लेंगे, मास्टर्स था हमेशा मास्टर्स करेंगे, पर पीएचडी था, पीएचडी 4 साल की और नहीं करना, छोड़ देते हैं। फिर प्रोफेसर ने मुझे पकड़ लिया कि नहीं, आप पीएचडी भी करें, पीएचडी भी करना चाहिए आपको, या मौका हर को नहीं मिलता, आपको मिल रहा है, आप करें इसको। उस वक्त हुआ कि चलो भाई करना चाहिए, उसमें लग गए। फिर पीएचडी मुकम्मल हुई सन 2016 में। तो ये थी पढ़ाई की जर्नी। पर इसमें एक खास बात है कि मैंने बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी सारा एक ही इसमें निकाला पल्ले में। मैं कोई बीच में ब्रेक, लोग होते बीच में ब्रेक करते, पहले काम कर लेंगे फिर मास्टर्स कर लेंगे, मैंने सब एक साथ उसमें किया, एक उसमें। फिर जहां तक आपने बात की प्रोफेशनल सफर की, तो उसमें यह है कि जनाब के जब मैं मास्टर्स और पीएचडी कर रहा था, उसमें तो आप टिपिकल होता है कि आप जो है आप जो आप लैब होता है उसमें आप काम करते ही हैं डिफरेंट ग्रांट्स पे। उस दौरान भी मैंने काम किया, कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे मिले हमें जब ड्यूरिंग मास्टर्स इन पीएचडी। तो यहाँ पे हम जो कनाडा में है, तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट कैनेडा जो कि फेडरल एजेंसी है, वो देखती है सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सेफ्टी वगैरह के लिए, उनसे हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो ऑन्टेरियो की है, जो हमारा प्रोविंस है, उसके लिए काम किया हमने। फिर सिटी ऑफ टोरंटो के लिए काम किया। एक है पील रीजन, यहाँ पे हम रहते हैं, जो ब्रेंटन है हमारा जो शहर है, वो आता है पील रीजन में आता है, उनके लिए काम किया उस दौरान में। और तो पीएचडी में कुछ मैंने आई थिंक 5 से 6 कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स पे डिफरेंट मैंने काम किया इन लोगों के साथ में। तो जब पीएचडी खत्म हुई तो फिर मैंने अप्लाई किया ग्रांट के लिए, जो कि है नेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा की तरफ से, उसे कहते हैं एनसर्क एंगेज ग्रांट। तो वो ऐसी होती है बेसिकली कि आपको, आपके लिए वो समझे एक मिडिल ग्राउंड है, आपकी एजुकेशन से वर्क लाइफ में बैलेंस करने के लिए, बीच में घुसने के लिए, समझने के तरीके से। तो वो मिल गई। उसमें एक कंपनी से मिलकर काम किया, रफली 10 महीने उस पर काम किया। और फिर 2017 में मई में फिर मैं चला गया नॉर्थ कैरोलिना यूएस में। तो वहाँ पे अब मैं वहीं पे हूँ पिछले 5 साल से। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में हमारा है हाईवे सेफ्टी रिसर्च सेंटर। तो वहाँ पे पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ एज इंजीनियरिंग रिसर्च एसोसिएट। इसमें एक बात और भी है, बता दूं आपको, मैं जब मैं पीएचडी कर रहा था उस वक्त मुझे था कि मैंने अपना करियर बनाना है एकेडमिक्स में, मतलब मैंने टीचिंग साइड पे जाना है, होपफुली वन डे आई विल बी अ प्रोफेसर। जब से मैं इसमें काम कर रहा हूँ, अब मैं टीचिंग से बिल्कुल समझे ऑलमोस्ट सेपरेट हो चुका हूँ। मैं मोस्टली कंसल्टिंग में हूँ मैं पिछले 5 सालों से, और इसमें मजा आने लगे कंसल्टिंग में। तब तक टीचिंग इज नॉट, कंसल्टिंग इज द राइट वे टू गो फॉरवर्ड। गुड। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा आपका, और ये जो भी सुन रहे हैं हमारे नौजवान, उनके लिए भी बहुत अच्छा एक गाइड आपने किया कि इसमें भी जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप ताहा साहब, आप एक्सपर्ट इन क्रैश मॉडलिंग एंड एनालिसिस, और फिर रिसर्च इंटरेस्ट था आपका ये, तो मेनली इन द एप्लीकेशन ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टैटिस्टिक मेथड्स इन हाईवे सेफ्टी एनालिसिस। ये एक सिविल इंजीनियरिंग का एक स्ट्रीम था, ये तो नई बात हमें पता चली है। तो इसके बारे में आप बताइएगा, कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए, डिटेल बता दीजिए क्या है। मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूं मैं आसान अल्फाज में, ताकि जो लोग आप देखेंगे वो भी समझ सकें। वो समझ सकें। अच्छा, अब पहले कि मेरा काम क्या है, ठीक है ना। मेरा काम जो है ना, वो रोड डिजाइन और रोड कंस्ट्रक्शन में नहीं है। जो हमारा काम आता है वो आता है प्लानिंग और प्री प्लानिंग स्टेजेस में आता है। कि किसकी अगर कोई आपने कुछ काम करना है, आपने रोड पे कुछ इंप्रूवमेंट करनी है आपने, तो हमारा काम ये है कि जो आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, जो फैसला करते हैं, उनको गाइड करना कि क्या आपने ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इस जगह पे आता है आपका क्रैश मॉडलिंग और क्रैश एनालिसिस।
क्योंकि मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई आप जाइए वहां पे, आप जो है 2 लेन बढ़ा दीजिए अपनी, आप यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल लगा दीजिए, आप यहाँ पे रेड लाइट कैमरा लगा दीजिए, पर मुझे उसको बैक करना है किसी प्रूफ के साथ में कि ये लगाने से फायदा होगा, आपकी सेफ्टी परफॉर्मेंस जो है, आपके क्रैशेस जो है वहाँ कम होंगे, वहाँ पे अमवात कम होंगी एक्सीडेंट की वजह से। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो यहाँ पे आता है हमारा क्रैश मॉडलिंग और क्रैश एनालिसिस बेसिकली, और इसके 2 एरियाज हैं। एक एरिया तो ये है कि भाई कि आपकी पोटेंशियल ट्रीटमेंट्स, कि आप क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं टू अवॉइड सर्टेन थिंग्स, और दूसरी चीज होती है कि पोटेंशियल ट्रीटमेंट लोकेशंस, कि कहाँ कहाँ पे आपने ट्रीटमेंट करना है। ये 2 चीजें से बनती हैं। तो ओवरऑल जो मॉडलिंग होती है आपकी, इसके आपको एक डाटा चाहिए आपको, लेकिन अब डाटा आपके पास होता है, क्रैश डाटा होता है आपके पास, आपका रोड पे डाटा होता है, जिसमें आपकी वॉल्यूम डाटा है, आपके रोड पे फीचर्स होते हैं, सब होते हैं। और क्रैश डाटा जो होता है आपका, सिंपल टर्म में कहें तो उसमें होता है कि कितनी गाड़ियां क्रैश में शामिल थी, कितने लोग शामिल थे, और लोगों का अंजाम क्या हुआ, मान लो उनकी मौत हुई, उनको जख्मी हुए या जख्मी नहीं हुए, डिफरेंट स्केल में हम लेते हैं। तो इस तरह से हमें मालूम पड़ता है उस चीजों को। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम उस डाटा को लेते हैं और उसको फिर हम बनाते हैं, उसे हम कहते हैं सेफ्टी परफॉर्मेंस फंक्शन। उसे हम लोग एक स्टैटिस्टिकल मॉडल में फिट करते हैं टू फाइंड अ लिंक, समझे आप, बिटवीन एक्सपोजर जो कि आपके रोडवे वेरिएबल्स है और क्रैश डाटा, ये किस तरह से वो आपस में लिंक है एक दूसरे के साथ में। अच्छा, अब जो ये जो स्टडी होती है जो हम करते हैं, इसमें 2 तरह की स्टडी होती है, और ये हर फील्ड में होती है, सिर्फ इसमें रोड सेफ्टी में नहीं, इवन अगर आप मेडिकल फील्ड में चले जाएंगे उसमें भी होती है बिफोर आफ्टर स्टडी और क्रॉस सेक्शनल स्टडी। बिफोर आफ्टर स्टडी क्या होती है कि भाई मैंने एक वक्त में, एक टाइम पॉइंट पे मैंने कोई चीज इंस्टॉल की, और मैं देखूंगा कि उससे पहले हालत क्या थी, उसके बाद में हालत क्या हुई, और उससे बताऊं कि इससे मुझे क्रैशेस में इतना फायदा हुआ। और क्रॉस सेक्शन स्टडी क्या होती है कि अगर मेरे पास में बिफोर आफ्टर डाटा नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि मैंने एक चीज इंस्टॉल की एक जगह, बट आई डोंट हैव द बिफोर डाटा, तो मैं उसी तरह की सिमिलर लोकेशंस लूंगा कहीं और पे, और उनको कंपेयर करूंगा आपस में, कि यहाँ पे चीज मौजूद है, वहां पे वो चीज मौजूद नहीं है, इन दोनों में क्या फर्क आ रहा है। तो ये 2 स्टडी होती है, बिफोर आफ्टर और क्रॉस सेक्शनल। इसके थ्रू हम निकालते हैं, इवेंचुअली हमारा मकसद होता है निकालना, वो होता है क्रैश मॉडिफिकेशन फैक्टर, जिसे कहते हैं CMF। तो ये इजी टर्म में होता है कि CMF वैल्यू एक है जो आपको बता देती है कि भाई कि आपका जो क्रैश बेनिफिट है या क्रैश डिसबेनिफिट है वो कितना होगा इस ट्रीटमेंट को लगाने के बाद में। तो ये हमारे वेंचर गोल होता है लाना। और CMF वो चीज है फिर जो कि आपके स्टेक होल्डर्स, आपके पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, उसको देखते हैं, एंड देन दे डिसाइड कि उन्हें अपना पैसा उन्होंने कहाँ लगाना है, किस एरिया में लगाना है। तो CMF की जब बात करते हैं तो एक CMF के लिए एक बड़ी चीज है हमारे पास में, कहते हैं क्रैश मॉडिफिकेशन फैक्टर क्लियरिंग हाउस। तो वो एक रेपोजिटरी है, ऑनलाइन डाटाबेस हमारे पास मौजूद है, उसमें रफली 10,000 स्टडीज CMF मौजूद है, फ्रॉम अबाउट 800 स्टडीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें दुनिया भर के लोग आकर देखते हैं, और वो मैं मैनेज करता हूँ फॉर फेडरल हाईवे, US फेडरल हाईवे, उनके लिए मैं मैनेज करता हूँ उस वेबसाइट को, वो मेरा काम है। तो ये तो हो गया क्रैश मॉडलिंग और क्रैश एनालिसिस का आपके लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। अब इसमें एक चीज और भी है जो मैंने शुरू की थी पहले, अब मैं उससे दूर हो गया हूँ, लोग अभी भी उसे कर रहे हैं। तो क्रैश, जब हम करते हैं क्रैश मॉडलिंग करनी है आपने अगर, तो इसके एक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि क्रैशेस होने चाहिए, आपको नंबर चाहिए, डेटा चाहिए आपको करने के लिए एनालिसिस ना। तो आप वेट करेंगे कोई मरे पहले या कोई जख्मी हो, उसको फिर अब्यूज करें डेटा को, उसके फिर आप क्रैश करें। तो ये भी लोग नॉट एथिकल के लोग मर रहे हैं, आपको वेट करें पहले लोग मरेंगे तो मैं करूंगा एनालिसिस, मतलब मैं कर नहीं सकता एनालिसिस। तो उसके लिए आती है कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड एनालिसिस। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है ये समझने की बात है इसमें। तो कॉन्फ्लिक्ट ये है भाई कि हम कहते हैं कि अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो एवरी एक्शन आपका जो है ना, इट विल लीड टू अ क्रैश अनलेस यू मेक सम चेंजेस। तो मैं मतलब गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मेरे सामने गाड़ी चल रही है, मैं देख पा रहा हूँ, अपनी स्पीड कम करूंगा, अगर मैं नहीं करूंगा क्रैश हो जाएगा। बंदा आगे मेरे साथ वॉक कर रहा है, अगर कोई बंदा, टू चेंज माई लेन, तो कुछ करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, करेक्टेड एक्शन, इट विल लीड टू अ क्रैश। और तो कॉन्फ्लिक्ट में ये कहते हैं कि 2 चीजें होती हैं, या तो आप ले लें रियल लाइफ वीडियो डाटा ले लीजिए, उससे आप जो है यू कैन आइडेंटिफाई कॉन्फ्लिक्ट मैनुअली, और आप सॉफ्टवेयर बेस कर सकते हैं सिमुलेशन। तो बेसिकली होता क्या है कि हम उससे निकालते हैं टाइम टू कोलिजन। तो हम कहते हैं कि एक बंदा चल रहा है, अगर कुछ नहीं करेगा तो 10 सेकंड या 5 सेकंड या 3 सेकंड में ही विल हैव अ क्रैश, ही और शी विल हैव अ क्रैश। और बेस्ड ऑन दोस कॉन्फ्लिक्ट्स हम उससे फिर यूज करते हैं एज अ सरोगेट फॉर क्रैशेस। ये क्रैशेस तो नहीं होते, हमारा चांसेस, हमारी चॉइस है क्रैशेस ना हो, पर हमें कुछ तो चाहिए ना चीज मॉडल करने के लिए अपने फॉर क्रैशेस। तो फिर हम बनाते हैं क्रैश कॉन्फ्लिक्ट, आपको एक साथ चलते हैं क्रैश और कॉन्फ्लिक्ट को, और डिफाइन करते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आपका मोस्ट सिवियर है, मतलब टाइम टू कोलिजन वो 1 सेकंड या 2 सेकंड है, तो देयर इज अ हाई चांस कि बंदे का परसेप्शन रिएक्शन टाइम इतना होगा कि वो उसको करेक्ट नहीं कर पाएगा, एंड दैट विल लीड टू अ क्रैश इवेंचुअली। तो ये एक नई चीज है, लोग अभी भी इस पे काम चल रहा है और आगे काम बढ़ रहा है कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड क्रैश एनालिसिस पे। मैंने इस पे काम किया था 2012 में मेरी मास्टर्स के दौरान में, और फिर मैंने हट गया पैसे, फिर मैं इस तरफ वापस नहीं आया। पर अब जैसे मौका चल रहा है इसमें, ये कहते हैं कि ये रिसर्च में तो ये होता है कि हर चीज एवरी डे
यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स। जब आपने पढ़ लिया पर आपने चीज नहीं लर्न करनी है तो फिर से हमें इस पर घुसना पड़ेगा। ये क्रैश एनालिसिस है पर ये भी अब फ्यूचर ना उस एनालिसिस के लिए। चलिए, आपने इजी लैंग्वेज में बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया, काफी लोग समझ गए होंगे इससे। अच्छा ताहा साहब, वैसे तो आपको बहुत अवार्ड्स मिले वो मुझे पता है, और माशाल्लाह आपको बहुत फेलिसिटेट किया यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने बहुत चीजों पे। तो एक चीज पूछेंगे, यू वर अवार्डेड फॉर द बेस्ट स्टूडेंट पेपर अवार्ड जी फ्रॉम कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ रोड सेफ्टी प्रोफेशनल्स इन 2016। इसके बारे में आप कुछ बताइए कि आगे भी जो आए तो वो भी इसके लिए ये जो है हमारे बिल्कुल। तो मुझे 2 पेपर अवार्ड मिले उनसे। कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ रोड सेफ्टी प्रोफेशनल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर साल जो है दे हैव अ कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे लोग जाते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने रिसर्च को और फिर उसको जज करते हैं वो लोग कि क्या है क्या नहीं है। तो 2016 में जब मैं पीएचडी खत्म कर रहा था तो मेरी पीएचडी का जो रिसर्च एक पोर्शन था ऑन राउंड अबाउट सेफ्टी, उसमें मैंने पेपर बनाया था। तो उस पेपर को मिला था बेस्ट स्टूडेंट पेपर अवार्ड उस साल। और फिर 2019 में हमने एक और जो हमारी कंसल्टिंग काम था, कंसल्टिंग वर्क चल रहा था हमारा कॉन्फ्लिक्ट सिविलिटी इंडेक्स के बारे में, उस पर पेपर बनाया था। उससे मिला था बेस्ट कॉन्फ्रेंस पेपर फॉर रिसर्च एंड इवैल्यूएशन का अवार्ड। तो ये 2 टोटल अवार्ड मिले मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में और 2019 में। तो इसके लिए मतलब क्या बहुत मेहनत है? मेहनत कुछ नहीं है, नहीं मेहनत कुछ नहीं होती। बात यह है कि आपकी जो रिसर्च है, जो आप जिस टॉपिक आप रिसर्च कर रहे हैं, दैट हैज टू बी करंट एंड समथिंग नॉवल, कुछ नया चीज है उसमें जो आप रिकमेंड कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो हमने किया था। और फिर बात यह कि लेकिन पेपर तो सब हम भी हर साल पेपर आते हैं पर अवार्ड हर साल नहीं मिलता, अवार्ड आपको कभी भी मिलता है। तो वो ये कि जो पैनल जो उसको रिव्यू करता है वो समझे कि हाँ ये चीज नहीं है और नॉवल है एंड इट कैन गो फर्दर, इट कैन गाइड फर्दर रिसर्च इन द फ्यूचर, तो उसमें होता है। तो मेहनत से सबको करनी चाहिए। अगर आप रिसर्च में हैं, मास्टर्स पीएचडी कर रहे हैं, पब्लिश एज मेनी पेपर्स एज यू कैन। मैं कहता हूँ सब लोगों को अवार्ड एक ये जो है ना सिर्फ समझे एक तरह से एक फाइनल आपको उसमें एक तमका है कि अवार्ड मिल गया। अवार्ड मिले ना मिले, आपकी रिसर्च जो है इट विल कम टू गुड यूज नो मैटर व्हाट। वो आपकी रिसर्च है। अवार्ड तो सिर्फ आपके लिए चला हमने लगा दिया, मुझे एक तमगा मिल गया, मैंने लगा दिया, उसका आप भी भूल जाएंगे 2 साल बाद क्या मिला था। पर मेन चीज है कि आप जो रिसर्च आप कर रहे हैं, जो आप पेपर आप निकाल रहे हैं, वो उससे लोग फायदा उठाए, आगे रिसर्च उसको आगे बढ़ाए उस रिसर्च को और उससे लोगों को फायदा मिले। ये मेन मकसद हमारा जो है। अच्छा डॉक्टर ताहा, आपकी इतना पढ़ाई लिखाई इसके बीच में कोई ऐसी चीज है जो आपको रिलैक्स करती थी, या आपकी हॉबीज, किसी चीज में आपको इंटरेस्ट है, उसके बारे में बताइए। हॉबीज तो मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स किए मेरी, मतलब क्रिकेट खेलना, बास्केटबॉल खेलना, बेसबॉल खेलना, देखना साथ में जहाँ पे जब जाता है नॉर्थ अमेरिका की स्पोर्ट लीग होती है उनको देखना। और गार्डनिंग एक नई हॉबी बन चुकी है, अपने घर के आसपास के लॉन को मेंटेन करना अच्छे से। हाँ, वो पता है हमें, तो बैकयार्ड बहुत खूबसूरत बनाया है। तो ये अब वो भी ऐसा है कि ये बनी आफ्टर कोविड। कोविड में घर में काम शुरू हुआ तो शाम को बैठे हुए फारी कुछ नहीं करना तो ये करना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये है बेसिकली। और ये है कि जनाब कुछ नहीं तो कुछ टीवी शोज या मूवीज लगा लिया आपने, फैमिली साथ बैठ के देख लिया आपने, तो ऐसे ही होता है मामला। हाँ, मतलब हॉबीज है सच तो बस स्पोर्ट्स है और गार्डनिंग बोलिए फिलहाल। स्पोर्ट्स और गार्डनिंग। हाँ जी। अच्छा, मूवीज, इंडियन मूवीज देखते हैं कि अपना? इंडियन मूवीज देखे वगैरह बहुत अच्छा हो गया देखे हुए इंडियन मूवीज को। कभी आती कुछ अच्छी तो देख भी रहते सिनेमा में जाके कभी कभार। पर यहाँ पे जो टीवी शोज चलते हैं तो बच्चों की जब देखते हैं, आप देखते हैं ना मार्वल शोज और डीसी सुपर हीरोज और ये सब, वो बच्चों वही हमें मजा लग गया। अच्छा, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर ताहा से बात करके। अब अब्दुल काशिफ की तरफ सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया सुम्बुल बाजी। डॉक्टर ताहा, आपकी पीएचडी का टाइटल क्या है और आपकी पीएचडी के अहम नतायज क्या रहे, उसके बारे में थोड़ा बताएं प्लीज। बिल्कुल। तो पीएचडी का जो टाइटल था ना वो था एडवांसिंग द मेथोडोलॉजी फॉर एस्टिमेटिंग द सेफ्टी इफेक्ट्स ऑफ हाईवे डिजाइन एंड ऑपरेशनल एलिमेंट्स। और उसकी 3 मेन हाइपोथेसिस जो हमने इसमें की। तो पहले मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 2 मेन स्टडी टाइप होते हैं, बिफोर आफ्टर स्टडीज और क्रॉस सेक्शन स्टडीज, जो हम करते हैं अपने क्रैश एनालिसिस में और हर फील्ड में होती हैं। तो हमारी फील्ड में जो है रोड सेफ्टी में ये बहुत लोग मुखालिफ हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के। वो कहते हैं कि अगर आपने क्रैश हिस्ट्री मालूम करनी है तो आपको बिफोर आफ्टर स्टडी करना चाहिए। क्रॉस सेक्शनल जो है वो इट्स नॉट द राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेफ्टी एस्पेक्ट्स। तो जो मेरा जो था मेन मकसद था, पहला जो मेरा जो गोल था जो मैं मुकम्मल किया, वो था कि क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस यूज करते हुए उन सिचुएशंस में जहां तक आपके पास बिफोर आफ्टर डाटा अवेलेबल नहीं है, मतलब आप बिफोर आफ्टर स्टडी नहीं कर सकते, टू बेटर एस्टिमेट सेफ्टी इफेक्ट्स ऑफ ऑपरेशनल एलिमेंट्स।
तो उस सूरत में हमने क्या किया, जो हमने इससे जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट जो आउटकम था वो था आपके हॉरिजॉन्टल कर्व जो होती है आपकी, जो कर्व्स होते हैं आपके सड़कों पे, उनके लिए सेफ्टी मॉडल बनाया और उसको हाईवे सेफ्टी मैनुअल, एक हमारा मैनुअल होता है जो कि सब लोग यूज करते हैं, तो उसका फर्स्ट एडिशन जो मॉडल था उसको इम्प्रूव किया। तो इंशाल्लाह सेकंड एडिशन आने वाला है सेफ्टी मैनुअल का, तो उसमें हमारा मॉडल मौजूद होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये पहला था। दूसरा ऑप्शन जो हमने किया वो थी कंपैरिजन। तो आप क्योंकि बिफोर आप ऐसी सूरत में बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपके पास में बिफोर आफ्टर डाटा अवेलेबल है और लोगों ने उसको यूज किया हुआ है आपके सेफ्टी इफेक्ट मालूम करने के लिए। तो जो दूसरा हमने चीज की थी वो ये की थी कि हमने बिफोर आफ्टर डेटा के जो ट्रीटमेंट्स आपकी जिनके पास आपके पास में बिफोर आफ्टर डेटा अवेलेबल है उनको हमने क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के थ्रू इवैल्यूएट किया और कोशिश की कि देख सकेंगे जो डिफरेंस आ रहा है आपका सेफ्टी इफेक्ट में कितना ज्यादा आ रहा है। क्योंकि एक चीज होती है क्रॉस सेक्शन जो होता है एनालिसिस, उसमें कॉस्ट काफी कम आती है आपकी और आपका डेटा क्वेश्चन भी आसान रहता है। बिफोर आफ्टर एनालिसिस अगर आप करते हैं फ्रॉम कंसल्टिंग पर्सपेक्टिव उसमें कॉस्ट ज्यादा है और डेटा क्वेश्चन भी बहुत इंटेंसिव रहता है। तो इससे हमें जो मालूम पड़ा कि डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ डाटा आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत सिमिलर आ सकते हैं बिफोर आफ्टर क्रॉस सेक्शन में, अगर आप प्रॉपरली अपनी क्रॉस सेक्शन स्टडी को डिजाइन करें उस सूरत में। और जो तीसरा ऑप्शन जो हमने जो तीसरा हमारा जो था ऑब्जेक्टिव वो ये था कि मालूम करना कि अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करें टू कलेक्ट ट्रैफिक डाटा, क्या वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है साबित जब आप उसे जब आप सेफ्टी परफॉर्मेंस को आप निकालना चाहते हैं किसी रोडवे के लिए। और इसमें खासतौर पर बात होती है राउंड अबाउट की। तो जो मेरा 2016 का पेपर था जिसमें मुझे स्टूडेंट पेपर अवार्ड मिला था वो इसी पे बेस कर रहा था, टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट इन कलेक्टिंग ट्रैफिक डाटा टू बेटर एस्टिमेट सेफ्टी ऑफ राउंड अबाउट्स। तो ये तीन मेन चीजें थी और ये तीन चीजें कि मैंने भी पुरानी चीजों को लेकर आगे बढ़ाया। अब उम्मीद है कि आगे लोग जो और आएंगे जो पीएचडी करेंगे, जो यंग जनरेशन हमारी वो इसको लेगी, इसको और आगे बढ़ाएगी, क्योंकि दिस नॉट द एंड, दिस इज जस्ट वन गाइडेंस फॉर राइट नाउ। ये चीज होती रहेगी, आगे और लोग आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, तो इससे और आगे चीजें बढ़ेंगी फिर इंशाल्लाह। डॉक्टर ताहा अपनी फैमिली के बारे में बताएं प्लीज। बिल्कुल जनाब। फैमिली में हमारे अब्बू हैं सलीम असद साहब, वो जो है अब्बू का काम मोस्टली कराची में ही होता है, तो कराची में भी होते हैं और यहाँ पे उनका आना जाना लगे रहता है। वालदा का इंतकाल हो गया था 2019 में कैंसर से। फिर मेरी वाइफ है जवेरिया, वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर है, तो टीचर है वो प्रीटी मच। फिर छोटी बेटी है अनाबिया, एक बेटी है, वो ग्रेड 3 में है अभी, ग्रेड 3 खत्म कर रही है, इंशाल्लाह ग्रेड 4 शुरू कर रही है सितंबर से। फिर मेरा भाई है हमजा, तो हमजा जो है वो जियो टेक्निकल इंजीनियर है और वो होते हैं कैलगरी अल्बर्टा में। और फिर एक बहन है मनाहिल छोटी, वो अभी सेकेंड ईयर में है, ह्यूमैनिटीज का और हिस्ट्री का प्रोग्राम कर रही है मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में, जो कि हैमिल्टन में है यहाँ पे। तो एक भाई है, एक बहन है, अब्बू है, एक बेटी है और वाइफ है। माशाल्लाह। आपने अपने वालिद साहब से गांव के बहुत से किस्से सुने होंगे, हम चाहेंगे कि अगर उनमें से कोई किस्सा आप हमसे शेयर कर सकते हैं तो प्लीज शेयर करें। बिल्कुल। तो हमारे जो हमारे अब्बू हैं वो बहुत बार इंडिया गए हैं और उनको बहुत लगाव है सब लोगों से वहाँ पे, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं। मैं कभी इंडिया नहीं गया वैसे, तो इस तरीके पर वो सबकी बातें शेयर करते हैं, बताते लोगों के नाम बताते हैं कि वहाँ पे कौन कौन है कौन कौन है। अब ये तो जैसे पीसीजी ग्रुप हमारा अभी रिसेंटली शुरू हुआ है कुछ से पहले, उससे पहले से भी हमें सब लोगों का नाम पता है बहुत से लोगों के। जैसे एक थे उन्होंने बताते थे, उनका अभी रिसेंट इंतकाल हुआ है, हमारे अब्बू के दादा थे एनुल साहब। फिर बहुत सारे और बताते हैं, बिट्टन बुआ, नफीसा बुआ, मसूदा बुआ के बारे में बताते थे। फिर हमारे अब्बू के चचा थे वाली चचा, जो कि आपकी भी चचा हैं, उनसे हम मुलाकात है पाकिस्तान में, हमारी मुलाकात हुई उनसे, पाकिस्तान जा चुके हैं वो, हमारे से मिले। और आप लोगों का बहुत जिक्र होता है, आप लोगों का खासतौर पर आपके दादा का, अब्दुल बारी आसी साहब का जिक्र करते हैं अब्बू बहुत ज्यादा। और उसके बाद ये कि जैसे आपका जो पीसीजी ग्रुप बना आपका, तो कनाडा में भी हमारी मुलाकात है। हमारी अम्मी के कजन है साकिब हारून साहब, वो और उनकी फैमिली से बहुत हमारे यहाँ पे है, मिलना जुलना है। और हमारे अब्बू की कजन है फैज एहसन साहब, उनकी अहलिया भी हमारे घर आए थे, उनसे मुलाकात रही है। मॉन्ट्रियल में थे, खैर वो डिट्रॉइट में वो लोग हैं करीबी हमारे, तो उनसे मुलाकात रही है यहाँ पे। तो यह कि इससे तो कुछ नहीं, पर हाँ सब लोगों की बातें होती हैं, सब लोगों को पता है कौन है कौन नहीं है। और जो ग्रुप बना पीसीजी, से और अच्छा है कि और लोग हमें पता चल रहा है, और मालूम होता है ये भी है वो भी है, जो पहले हमें नहीं मालूम था। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा कोई मोड़ आया जिसने आपकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया हो? ऐसा कोई रुख तो नहीं बदल सकते आप कह सकते हैं, पर हाँ लेकिन जब बेटी पैदा हुई थी तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन था फादरहुड में। और फिर यकीनन पीएचडी करने का डिसीजन भी एक बहुत बड़ा था कि अपने को 4 साल और पढ़ाई में लगाना, उसमें अंदर घुस जाना। और पीएचडी में यकीनन पता है कि जब पीएचडी कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप फेड अप हो जाते हैं अक्सर बार, नहीं हो रहा काम, कैसे होगा क्या नहीं होगा।
पर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज जो हुआ अच्छे के लिए हुई। आज माशाल्लाह से उसके फल भी हम देख रहे हैं, आगे चीजें बढ़ रही हैं अच्छे माशाल्लाह से। माशाल्लाह। आप कनाडा बेस्ड हैं पर पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। आपको कनाडा ज्यादा पसंद आया या कराची, और ज्यादा पसंद आने की वजह क्या है? पसंद नहीं पसंद दोनों है। कराची में हम पले बड़े, वहाँ पे सब हमारा बचपन गुजरा, तो लेकिन वहाँ जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, और लोगों से मुलाकात होती है, घूमने जाते हैं। मतलब कोशिश होती है कि कम से कम हर 4-5 साल में एक बार चक्कर लग जाए, लोगों से मुलाकात हो, वहाँ के खाने एंजॉय करें, आप वहाँ पे चीजें एंजॉय करें। पर अब क्योंकि कनाडा में ज्यादा पढ़ाई कनाडा में हुई, काम कनाडा में शुरू किया, तो अब ये है कि कनाडा भी अपना मुल्क ही है कि नहीं, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, सब चीजें अच्छी चल रही हैं। पर अब ये अगर आप आज मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा पाकिस्तान अगर मुझसे आज जाने का बोलेंगे तो घूमने के लिए तो इट्स वेरी गुड, मैं कभी चले जाऊँ। तो अगर मुझे बोले वहां जाके रहो, वहाँ पे काम करो, तो वो शायद मैं नहीं कर सकता। ये मेरा काम था कनाडा यूएस में रहा है, तो यहाँ का वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट है वहाँ के वर्क कल्चर से आपके। लेकिन सब जानते ही हैं कि वहाँ पे कोई स्केड्यूल टाइम ऐसा नहीं होता आपका, वी वर्किंग 24/7 समझने तरीके से आप। तो मैं शायद काम नहीं कर पाऊँ, पर हाँ, दोनों की अपनी अच्छाइयाँ अपनी जगह, और दोनों पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों जगह जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बचपन में कौन कौन से खेल खेले हैं? पाकिस्तान में से तो मोस्टली ज्यादा क्रिकेट होता था। तो बचपन में हमारे जमाने में तो सेल फोन होते नहीं ज्यादा चीजें, तो सब शाम को भाग जाके खेलो क्रिकेट, गली में मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे क्रिकेट। जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे शुरू किया बास्केटबॉल बेसबॉल खेलना शुरू किया, यहाँ पे थोड़ा बहुत खेला। अब तो खैर अरसा हो गया खेले थे, पर हाँ अगर आप बचपन लगाए तो क्रिकेट बास्केटबॉल और बेसबॉल ही मेन थे। हॉकी थोड़ा सा शुरू किया था खेलना, शौक में आके देख देख के टीम को पाकिस्तान की खेलते हुए जीते रहे भाई, फिर वो भी निकल गया, रेस खत्म हो गया। ओके। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाना मुझे सब कुछ पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सब खाता हूँ, पर फेवरेट है बिरयानी, बोलिए। पर ओके। वैसे मुझे कोई बने, मुझे आप जो भी खाना देंगे मैं बिस्मिल्लाह सब खाता हूँ, एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। पीसीजी में पाकिस्तानी नौजवान बहुत कम एक्टिव रहते हैं। हम आप जैसे एक दानिश्वर नौजवान से पूछना चाहेंगे कि पीसीजी से उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाएं? बिल्कुल, नहीं देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जैसे फेसबुक हमारा ग्रुप है पीसीजी का, है ना, जैसे फेसबुक, मैं भी फेसबुक पे हूँ, पर मैं फेसबुक पे एक्टिव नहीं होता। मतलब मैं पोस्ट को ज्यादा नहीं करता, लोग कमेंट नहीं करता, मतलब थोड़ा हिडन हूँ समझे। बहुत से लोग होते हैं पसंद करते हैं हिडन रहे, ज्यादा ना बने सोशल मीडिया पे। पर आपने जो ये सिलसिला शुरू किया अभी, ये जो एक मुलाकात पीसीजी के साथ में, जब आप लोगों को ला रहे हैं और लोग अपना बताते हैं, अपना तारुफ करवाते हैं, ये बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। और ये इससे बहुत से लोग जुड़ेंगे, लोगों को आइडिया होगा मैं इंडिया में कौन है, पाकिस्तान में कौन है, चाइल्ड ग्रुप से हमारे लोग आइडिया होगा कौन है। फिर ये पता चलता है कि कौन लोग बाहर रह रहे हैं, जैसे कनाडा यूएस में है, लोग पता है ये यहाँ पे जाता है, यहाँ पे ये है, इनसे बात हो सकती है। तो ये जो आपने सिलसिला शुरू किया, ये बहुत अच्छा सिलसिला है। और जो ग्रुप भी हमारा बहुत अच्छा है माशाल्लाह से फेसबुक पे। पर अब फेसबुक पे देखिए, सोशल मीडिया पे किसी को लाना और किसी को एक्टिव कराना, ये आई डोंट नो हाउ ये किस तरह से हो सकता है मुमकिन। इसके लिए एक्सपर्ट के बता सके वो किस तरह से आप लोग एक्टिव करें ग्रुप में। पर मेरे ख्याल से ये जो आपकी इंटरव्यू सीरीज है, ये बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव है, जिससे बहुत से लोग करीब आएंगे। जब लोग मालूम होगा कौन है क्या करता है, उससे लोग और करीब आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पीसीजी मेंबर्स के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा पैगाम तो ये है कि जितने भी यंग मेंबर्स हैं उनके लिए कि अपनी तालीम पर तवज्जो दें, और जितनी तालीम हासिल कर सकते हैं तालीम हासिल करें, और अपने फैमिली से कनेक्शन को मजबूत करें। और फैमिली में ये एक तो अपनी फैमिली भी है, पर ये जो पीसीजी भी फैमिली है हमारी। अब आप मालूम करें कौन कौन लोग आप करीब रह रहे हैं, उनसे जाके मुलाकात करें, बातें करें, लोगों से मिलिए झूलिए, और अपना जो एक ग्रुप हमारा है इसको कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये एक हमने मेन मैं कहूँगा लोगों के लिए। डॉक्टर साहब, आज आप बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत आप लोगों का। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह हम एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।